मैं उदय भानु पांडे आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण जी को धन्यवाद दूँ। इसके पहले अपनी बात को माफ़ीनामे से शुरू करना चाहूँगा। हिंदी मेरा अनुशासन नहीं और जून 1965 से ही मैं हिंदी संसार से बहुत दूर असम के एक आदिवासी अंचल में रह रहा हूँ। मेरे जैसे खाकसार को इतने बड़े मंच से बोलने का कोई हक नहीं है और कृष्णा सोबती साहिबा जैसी लेखिका पर तो एकदम नहीं। जीवन में केवल एक बार ही उनसे मिल पाया हूँ, लेकिन अपने को उनके मैं बहुत करीब मानता रहा हूँ। मैं उन्हें आंटी कहता था और ये भ्रम पाले हुए जी रहा हूँ कि वह मुझे किसी माँ की सी ममतालु दृश्य देखती रहीं। उनका चला जाना या ब्रह्मलीन हो जाना हिंदी नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय साहित्य जगत की अपूरणीय क्षति है। सोबती जी के बारे में कुछ भी बोलने के पहले मेरे दिल दिमाग में एक शब्द आता है, विलक्षणता यानी यूनिकनेस। साहित्य के विद्यार्थी होने के कारण ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि साहित्यिक समालोचना में सुपरलेटिव डिग्री यानी विशेषणों या क्रिया विशेषणों के उत्तमता सूचक रूपों से दूर रहना चाहिए। अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर, बेन जॉनसन और कुछ सीमा तक शा को लोग विलक्षण कहते हैं। बेजहार तो कहता है कि किसी भी कवि को शेक्सपियर की नकल कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी नकल तो कीट जैसा महान कवि भी नहीं कर पाया। ये इसलिए कि वो विलक्षण है। मैं सोबती साहिबा को भी विलक्षण यानी यूनिक कहता हूँ। उनके लिखे हुए को भी मैं यूनिक कहता हूँ। वो हिंदी उर्दू रेख्ता की विलक्षण लेखिका हैं, लेकिन यहाँ बेजहार साहब की राय हिंदी उर्दू रेख्ता के लेखकों को नहीं दे सकता। मेरी बहुत मुख्तसर सी चर्चा इन्हीं दो बातों तक सीमित रहेगी, किंतु मैं अधिकारी पुरुष नहीं हूँ और सोबती जैसे को समझने का दावा भी नहीं कर सकता। मेरी बात अटपटी लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ये कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि सोबती साहिबा की पूरी ज़िंदगी बहुत जटिल और विलक्षण रही। अविभाजित भारत के उस गुजरात प्रांत में उनका जन्म हुआ जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। सोबती परिवार ने अपने अच्छे खासे रुतबे के बावजूद विस्थापन की पीड़ा झेली होगी। प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली और शिमला में हुई और उच्च शिक्षा भी एक से अधिक जगहों में हुई। पिता एक महाराजा के हुक्मरान थे और पूरा सामंती ढांचा निश्चय ही जमींदारी उन्मूलन के बाद चरमराया होगा। जो समय व्यक्तित्व का निर्माण करता है वो उनके लिए बहुत सहज न रहा होगा। ऐसे में स्वाभाविक है कि उनका व्यक्तित्व जटिल होता और व्यक्तित्व के साथ उनके द्वारा सृजित भाषा और साहित्य को तो जटिल होना ही था। कहीं ना कहीं सामंती अपचय, फ्यूडल डिकाडेंस का प्रभाव उनके व्यक्तित्व और लेखन पर पड़ा ही होगा। उनके साहित्य की सारी विलक्षणता का उत्स उन सारी परिस्थितियों में होगा। मुझे ये नहीं मालूम कि उन्होंने डायरियाँ लिखी या नहीं। यदि नहीं तो उनके परिचितों, दोस्तों और उन आत्मीय लोगों को कुछ बातें मालूम होंगी जो अब तक सामने नहीं आई हैं। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि कृष्णा सोबती पर बहुत लोगों ने शोध किए हैं, शोध अभी भी चल रहे हैं और हिंदी जगत के बाहर भारत में जो लोग अंग्रेजी माध्यम से उनको समझ सके हैं उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी है एक बहुआयामी लेखिका के बारे में। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो उनके नौकर चाकर, दोस्त अहबाब, घर के लोग, रिश्तेदार जो अधिक उनके टच में रहे, अगर वो लोग उनकी डायरियों का अध्ययन करें, उनकी चिट्ठियों का अध्ययन करें,
तो शायद और बहुत सारी ऐसी बातें जो बड़ी मूल्यवान हैं हिंदी साहित्य जगत के लिए, वो सबके हाथ लगेंगे। यदि उन पर शोध और अधिक हो तो सोबती जी के साहित्य के और न जाने कितने आयाम उभर कर सामने आएंगे, जिसके आलोक में उसका सौंदर्य और खुलकर सामने आएगा। जब मैं उन्हें विलक्षण कहता हूं, तब ये देखना अनिवार्य हो जाता है कि हिंदी समाज उन्हें बिंदास, विवादास्पद, हठी, दाम्भिकतापूर्ण और विनम्र, लालच से कोसों दूर, मेहमान नवाज, दानी और त्यागी, इन सभी पदवियों से विभूषित करता है। हम हशमत के तीसरे खंड में वह रविंद्र कालिया वाले अध्याय और केंद्रीय पुरुष को वो 6 फुटिया हस्ती कहती हैं और उनका लहजा लखनऊ की ज़मीन पर पंजाबियत से ओतप्रोत रहता है। आक्रामकता में वो किसी पंजाबी सी दिखती हैं, किंतु अंदाज़े बयां किसी ऐसे लखनऊआ की याद दिलाता है जो गुस्से में भी तमीज़ और तमद्दुन नहीं भूलता। इसीलिए हमले के पहले वो कालिया साहब को आदाब पेश करती हैं। परंतु उपेंद्र नाथ अश के बारे में खंड 2 में वह अत्यंत विनयशील लहजे में लिखती हैं। एक कार्यशील लेखक की हैसियत से अपनी लेख की सीमाओं और क्षमताओं को निगाह में रख अश्क जैसे समर्थ लेखक के रचनात्मक स्वरूपों के बारे में कुछ कहना या लिखना मुझ में एक अजीब तरह का संकोच और जुर्रत पैदा करते हैं। वह आगे कहती हैं, आई कोट, आलोचना अपने साहित्यिक मूल्यों के संदर्भ में किस अभिव्यक्ति को सिर्फ शिल्प की कारीगरी कहकर खारिज कर सकती है और किसे असाधारण के विशेषण से प्रतिष्ठित ये समूची सार्वजनिक बौद्धिक प्रक्रिया अपनी पावनता में सिर्फ दिलचस्पी नहीं, खुले सांस्कृतिक रहस्यों को उद्घाटित करने वाली है। पृष्ठ 94-95। इसे आप मेरी प्रगल्भता या जुर्रत कह सकते हैं कि मैं सोबती की रचना को असाधारण कहता हूं। यदि प्रोफेसर ज्ञान रंजन की अभिव्यक्ति का प्रयोग करूं तो कहना चाहूंगा कि सोबती के लिखे हर वाक्य के लिए मेरे अंदर एक दरिंदा प्रशंसक छिपा है। मैं ये भी महसूस करता हूं कि उन्होंने कविता लगभग लिखी ही नहीं या बहुत कम लिखी। जिसका लिखा हर एक वाक्य कविता की तरह सजा धजा, लुनाई भरा, बांकपन से लबरेज हो, उसे कविता लिखने की क्या ज़रूरत। हम हशमत के प्रथम खंड का ये अवतरण पेशे खिदमत है। आई कोट, एक साथ जो भी कलम, ढेरों धूप, हवाएं, चांदनी, रुई सी बर्फ, बर्फों के टीले, फूलों के मुखड़े ऐसे आंक सके जैसे निर्मल ने आंके हैं, उन्हें स्वर और संज्ञा दे सके, यकीनन वो बड़ी कलम है। पृष्ठ 13। आई अनकोट। सोबती के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा भी विलक्षण है। मेरे अंदर इस बात की तीव्र उत्कंठा थी कि एक बार ऐनी आपा और सोबती आंटी के पांव छू लूं और उन दोनों महान लेखिकाओं से पूछूं कि ऐसी भाषा लिख पाने के लिए कितने जन्म तक तपस्या की थी। लेकिन मेरे जैसे अदना से शख्स के लिए असम से उतनी दूर जाना आसान न था। जब मैं नवंबर 2012 में अपने बेटे उपांशु के साथ सोबती साहिबा से मिला, मेरे शिष्य रवि ने एक छोटी सी फिल्म भी बनाई, लेकिन उसका अंदाज अमेचर था। मैं ये कहते हुए लज्जित हूं कि अपने कंप्यूटर पर उस फिल्म को मैं खोज नहीं पाया। तब तक ऐनी आपा यानी कुर्तुल हैदर जन्नत नशी हो चुकी थी, लेकिन सोबती आंटी के पांव छू सका। उनकी भाषा में जो संपन्नता, रिचनेस है, वो उनके व्यक्तित्व का ही प्रतिबिंब है। उन्होंने हम 3 जन को लगभग 2.5 घंटों का समय दिया। मुझे लगा कि मैं गत सदी के 5वें दशक की किसी रईस लखनवी महिला से मिल रहा हूं। सबसे अधिक उनकी भाषा और सरलता ने मन मोहा। 2019 में जन्मी, बहुत पहले जन्मी इस महिला के व्यक्तित्व में
उर्दू और फारसी तो अपेक्षित थी ही, लेकिन बोलचाल में ऐसे वाक्य भी मिले जो आदरणीय रघुवीर सहाय की किंचित संस्कृत निष्ठ हिंदी की याद दिलाते थे। मेरे कहने का आशय ये है कि 92-93 साल पहले जन्मी महिला, ये स्वाभाविक था कि वो अंग्रेजी, उर्दू और कुछ हद तक पर्शियन, अरबी से भी परिचित हों, लेकिन लगता था कि संस्कृत में भी उनका अच्छा खासा हाथ था, क्योंकि कहीं कहीं उनकी बातचीत एक बार रघुवीर सहाय की बातचीत से मिलती जुलती थी, जिसमें वो संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करती हैं। वह जब पश्चिम के साहित्य पर बात करने लगती, उनकी अंग्रेजी मुझे उतनी प्रभावी लगती जैसे उनकी हिंदी लगती है। ये मुझे मालूम है कि बलराज साहनी और भीष्म साहनी को बचपन में संस्कृत पढ़ाई गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने संस्कृत पर भी अपनी पकड़ बनाई होगी। उनके कथेतर गद्य में जो हिंदी है वो रघुवीर सहाय की संस्कृत निष्ठ हिंदी से मिलती जुलती है। अंग्रेजी तो उस समय यानी 5वें दशक तक हिंदी भाषी अंचल में स्टेटस सिंबल थी, लेकिन उनके साहित्य में जो कथेतर गद्य है, जो मनोविज्ञान और साहित्यिक समालोचना की श्रेणी में आता है, उसका रूप संस्कृत शब्दों से भरपूर है। हम हशमत के चारों खंडों में जहां वो किसी लेखक के मनोविज्ञान और उसके साहित्य की व्याख्या करती नजर आती हैं, उनकी हिंदी संस्कृत शब्दों से परहेज नहीं करती। मुझे लगता है कि जीवन भर वे रत जगा करती रहीं और उन्होंने भाषा को साधने में अथक तपस्या की होगी। भाषा का जो वैविध्य और शोभा हम सोक्ति में पाते हैं, शायद हिंदी जगत में वो दुर्लभ है। मुझे तो इस बात पर हैरानी होती कि कोई लेखक अपनी भाषा को इतने रूप और इतने आयाम कैसे दे पाता है। सुकृता पाल कुमार साहिबा ने बताया कि कृष्णा जी को अति संवेदनशील कान मिले थे, जिसकी वजह से वो सारी ध्वनियों को ग्रहण कर लेती थी। उनके पिता पंजाब की एक प्रिंसली रियासत में हाकिम थे और शायद अपने जीवन में उन्होंने पंजाबी घरानों के कई नामचीन गायक और गायिकाओं को सुना होगा। उनकी भाषा में वो नाद सौंदर्य, यूफनी है, जिसे वोल्टेयर और विलियम सामरसेट मॉम अच्छे गद्य के लिए अनिवार्य मानते हैं। उस शाम इस खाकसार ने यह महसूस किया कि वो दूसरों को बहुत ध्यान और धैर्य से सुनती हैं और उनके व्यक्तित्व में वैसी ही सरलता है जो किसी महान आत्मा से ही अपेक्षित है। उस शाम उनसे मैंने केवल एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछा था कि उस सामंती परिवेश में पलने के बावजूद आप कैसे निर्वाह कर पाती हैं, और उन्होंने बहुत सरलतापूर्वक बताया था कि हम लोगों की ऐसी परवरिश हुई है कि हम हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं। उनके मेहमान नवाजी उनके आभिजात्य की तरह निराली थी। मेरी किताब हरता कुंवर का वसीयतनामा पाकर वो बहुत प्रसन्न हुई थी और भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित होने पर उन्होंने मुझे बधाई भी दी थी। जब मेरी प्रति पर उन्होंने हस्ताक्षर किए, उनका हाथ कहीं भी मुझे कांपता नहीं दिखा। ये बात है नवंबर 2012 की। उनके साथ रहने वाली लड़कियां बता रही थी कि वो केवल एक रोटी खाती थी और चौके में लहसुन प्याज का प्रवेश वर्जित है। उन्होंने कई बार फलों को भाप में पका देने के लिए कहा, लेकिन हम लोग उनका समय नष्ट नहीं करना चाहते थे। जब हम चलने लगे, वह अपनी लाइब्रेरी से एक मोटी जिल्द वाली किताब मेरे लिए लाई। वो किताब माइकल एंजेलो पर है और उसमें विश्व विश्रुत कलाकार की बहुत सारी अनुकृतियों के रंगीन चित्र हैं। शायद मेरे घर में वो अकेली ऐसी पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान और कला पर अद्भुत सामग्री देने वाली है। आज ये पुस्तक मेरे उस शख्सियत का अभिज्ञान है जिसे मैं हिंदी उर्दू एकता का सर्वश्रेष्ठ किस्सागो मानता हूँ। जहाँ तक भाषा का सवाल है, हिंदी की नक्षत्र गंगा अद्भुत है।
किंतु निर्मल वर्मा और कृष्णा सोबती को आप आंख मूंद कर सबसे जाज्वल्यमान कह सकते हैं, किंतु दोनों की तुलना अत्यधिक अरुचिकर ओडियस होगी। तुलसी याद आते हैं, को बड़ छोट कहा तपराधु। पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी आदिम जनजातियों में हिंदी विद्यार्थियों, कवियों और लेखकों की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है और इस खाकसार से हिंदी साहित्य की चर्चा करती रही है। मैं अपने अज्ञान के बावजूद 77 सालों का अनुचित लाभ उठाकर उनसे कहता हूं कि कथेतर गद्य के लिए शायद निर्मल वर्मा की भाषा सोबती साहिबा के आसपास हो या उनमें 19-20 के फर्क वाली हो, लेकिन जहां किस्सा गोई की बात चलती है, नई पीढ़ी को सोबती को अपना आदर्श बनाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे श्रोता मुझे बयानबाजी का शिकार नहीं समझेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अधिकारी पुरुष नहीं हूं, मैंने इंटरमीडिएट तक खाली हिंदी पढ़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि नवयुवा लोग यदि अच्छा उपन्यास और कहानी लिखना चाहते हैं तो शायद उन्हें कृष्णा सोबती साहिबा को बहुत गंभीरतापूर्वक लेना पड़ेगा। यहाँ आप मेरे विचारों में विरोधाभास की एक झलक पा सकते हैं। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि सोबती साहिबा विलक्षण है और उनकी नकल करना असंभव है, लेकिन जब विधा की बात आती है, हम हशमत का जो रूप है वो इनिमिटेबल यानी अननुकरणीय है। मनोविज्ञान, मानवीय समझ, बॉडी लैंग्वेज का ज्ञान, बिहेवियरल साइकोलॉजी, कथोपकथन का टोन, इतने सारे आयाम हैं कि उन सभी को समेटना असंभव है। इस विधा में उनकी तरह लिखना तभी संभव होगा जब नई पीढ़ी उर्दू के ज्ञान से लैस होगी। ये बात विवादास्पद हो सकती है क्योंकि जो सांस्कृतिक चेतना से अधिक लैस हैं वो हिंदी वाले लोग शायद उर्दू को अनावश्यक समझें या कुछ हद तक बहुत अधिक आवश्यक ना समझें। लेकिन मेरा सोचना है कि नाटक और किस्सा गोई में यदि लेखक उर्दू में महारत रखता है तो उसको एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है। मैं ये कहने की धृष्टता अवश्य करूंगा कि सोबती साहिबा की भाषा जीवन के अधिक नजदीक है, जीवन की भाषा के अधिक नजदीक है, अधिक सजीव और अर्थ गंभीर है। इस भाषा में लफंगे, मेहनतकश, फकीर, राजा, संत और सियासतदान सभी तरह के पात्र सहजता से समा सकते हैं। निर्मल जी के पात्र प्रेमचंद के पात्रों की तरह आइडियलाइज्ड, आदर्श प्रस्तुत दिखते हैं या दिखने का भ्रम उत्पन्न करते हैं, किंतु सोबती के पात्र अजर अमर हैं, पूरे ऑथेंटिक भी। और ये सब इसीलिए संभव हो पाया है कि सोबती के पास चौकन्नी आंखें हैं, अत्यंत संवेदनशील कान हैं, साम्राज्ञियों जैसा विशाल मन है। उन्होंने किसी साध्वी की तरह भय, घृणा, ईर्षा और लोभ को जीत लिया था। निर्मल वर्मा के बारे में उनकी इस टिप्पणी के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं। आई कोट, दोपहर निर्मल के साथ गुजार हम नीचे उतरे। 2-4 कदम आगे उठाए ही होंगे कि फिर पलट लिए। सोचा निर्मल से ये तो कहते जाएं कि प्यारे दोस्त, शाम भले कंसर्ट पर जाओ, बीथोवन सुनो, रविशंकर, अली अकबर खां, मगर जो तुम्हारी गली में थूथनी उठाए सुअर घूम रहे हैं उन्हें भी तो देखो, कुछ गौर करो। तुम्हारी लाजवाब कलम से कोई यथार्थ तो उभरे, कोई एक यथार्थ जिंदगी से जिंदगी तक जुड़ा हुआ। हम हशमत, खंड 1, पृष्ठ 17। आयन कोट। शायद मैंने बहुत अधिक समय ले लिया है, लेकिन यदि आप मुझे इजाज़त दें, मैं ये बताना चाहूँगा कि किस्सा गोई में सोबती साहिबा विलक्षण यूनिक भी हैं, किंतु अनुकरणीय भी।
अब तक मैंने जो भी पढ़ा है उनका दिलो दानिश मुझे सबसे अधिक अविस्मरणीय लगता है। इसमें जिस भाषा का प्रयोग है उसे मैं हिंदी की किस्सा गोई के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा मानता हूँ। उपन्यास के पहले पृष्ठ को मैं सुनाने की अनुमति चाहूँगा। आई कोट। दिलो दानिश उपन्यास की शुरुआत में पढ़ रहा हूँ। इस बार जो चिल्ला पड़ा तो शहर भर को कंपकपी लग गई। गहराता जाड़ा लाल किले की महराबों को फलांग जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर पसर गया। रजाइयों, दुलाइयों और निहालियों के ढेर, हवा में झिलमिलाती पतली धूप, रंग बिरंगी रजाइयों में पड़ते डोरे मानो दिल्ली के बाशिंदों पर आड़ी तिरछी खींचने लगे। साटनी छीट की 4 रजाइयां सिलवा भरवा मुंशी जी हवेली पहुंचाने गए तो उन्हें देख वकीलनी खुश हुई। आयन कोट। दिलो दानिश पृष्ठ 7। उपन्यास के प्रारंभ में ही लेखिका जाड़े और दुकान के जो बिंब प्रस्तुत करती है वह पूरे उपन्यास पर छाया रहता है। जो जाड़ा लाल किले के महराबों पर पसरता है वो पारिवारिक रिश्तों पर भी हावी होता जा रहा है। पहले अनुच्छेद को पढ़िए तो लगेगा कि T.S. इलियट की कविता लव सॉन्ग ऑफ आल्फ्रेड प्रूफ्राग का पहला पन्ना पढ़ रहे हैं। दूसरे अनुच्छेद से ही किस्से का सिरा पकड़ लिया गया है। उपन्यास और नाटकों में पहला या अंतिम वाक्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ मुझे अंग्रेजी साहित्य के 2 दिग्गज क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन याद आते हैं। उस समय यानी तुलसीदास के समय बेन जॉनसन, मार्लो, शेक्सपियर, ये लोग शेक्सपियर के समकालीन थे। उस समय अंग्रेजी भाषा की शब्द संपदा बहुत साधारण थी और ये दोनों नाटककार वर्जित गिरोहों में प्रवेश कर ऐसे अद्भुत शब्दों को खोज लाते थे और कभी उनके साथ नए शब्दों को गढ़ भी लेते थे। जब आप आगे बढ़ेंगे आपका सामना कुछ ऐसे शब्दों से होगा जिन्हें केवल दर्जी जानते हैं या रईस घरों की ऐसी स्त्रियां जो दर्जियों को अपनी कोठियों पर बुलाकर उनसे कपड़े सिलवाती थी। वकीलनी और वकील की रखेल की चर्चा कर सोबती साहिबा उपन्यास की थीम यानी मनुष्य का पूंजी से संबंध और फेमिनिन जेलसी, नारी सुलभ ईर्ष्या को भी प्रस्तुत कर देती हैं। 2003 से ही जब मैं अवकाश प्राप्त हो गया उनसे फोन पर बात करता रहता था। 2 बड़े लोग हैं जिन्होंने मुझ पर फोन से खूब बात किया, मुझे डिस्करेज नहीं किया। सरदार खुशवंत सिंह साहब और कृष्णा सोबती साहिबा। अभी जो जीवित लेखक, महान लेखक है, उनकी बात मैं विश्वनाथ त्रिपाठी और प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी साहिबान की बात नहीं करूंगा। उन्होंने तो एकदम छोटे भाई जैसा स्नेह दिया। लेकिन ये 2 लोग हमेशा जब मैं फ़ोन करता था तो वो फ़ोन का जवाब देते थे। 2004 में मैंने सोबती साहिबा को अपने दोनों उपन्यास बिरहा तू सुल्तान और बनानी भेजे और अपने बड़प्पन के नाते उन्होंने पढ़ा भी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैंने सौम्या की मौसी शांता सिंह के सारे तर्क दिए हैं, तब उन्होंने 2 बातें कही। वो बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। आई कोट। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मेरा मानना है कि स्त्री और पुरुष दोनों अपनी नैसर्गिक भूमिकाएं निभाएं। दूसरी बात यह है कि आप ये कतई न सोचें कि आपने बिरहा तू सुल्तान लिखा है, इसे ईश्वर ने आपसे लिखवाया है। 38 साल असम के आदिवासियों के बीच रहने वाले ने बिरहा तू सुल्तान में बनारस के गली कूचों का ऐसा चित्रण किया है जैसे कोई बनारसी करता है। अनकोट। अब मैं सोबती आंटी की स्मृतियों को प्रणाम करूंगा और आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना। अब कुछ टिप्पणियां आई हैं लेकिन उनको मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूं, मुझे दिक्कत हो रही है। अगर
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, दो आई एम नॉट ए सोक्ति स्कॉलर। और आप लोगों को धन्यवाद है कि इतने अनप्रोफेशनल ढंग से हमने अपनी बात कही, लेकिन आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना। और हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसी बातें भी कही हों जिनसे आपकी असहमति हो, तो मैं उस असहमति का भी आदर करता हूं। मुझे ये पता है कि उन पर बहुत अधिक शोध हुए हैं, इंडिया में भी और बाहर भी उनमें बड़ी रुचि रही है, क्योंकि उनका कैनवस बहुत बड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी लेखनी पर बहुत सारे आयाम हैं जो छूते रह गए हैं, और उनसे और अधिक उन पर शोध होना चाहिए। उनकी यादगार में कोई बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए, उनके नाम पर कई पुरस्कारों को फ्रेम करना चाहिए। और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति आशावादी बनाती है, हिंदी के हर लेखक को आत्मसम्मान को महत्व देने की प्रेरणा देती है, और जिंदगी को अपनी शर्त पर जीने की प्रेरणा देती है। मैं उन सारे दर्शकों को धन्यवाद देता हूं जो मुझे सुनने के लिए आए। नमस्कार।